हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। सबसे पहले आप सभी को मेरी और समस्त आजाद टीम की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम बात करें इस वीडियो लेक्चर की, तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियोस में इंडियन पॉलिटी के 2022 से 2013 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर समझ सकें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर यूपीएससी के पैटर्न को समझने की कोशिश कर सके। आज क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस का डिस्कशन। उसी तरह से करेंगे 2022 से 2013 तक के पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी तैयारी को और थोड़ा शार्प बनाने के लिए हमने कुछ वीडियोस लाए थे समुद्र मंथन के नाम से, जिसमें हमने यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे अगर हमने बात की इंडियन इकोनॉमी में, तो हमने आपको बताया कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 देने जा रहे हैं और आपके पास ये जो 140-50 दिन बचे हैं, इसके अंतर्गत आपकी जो तैयारी का डायरेक्शन होगा वो किस तरह से होगा। इसमें हमने क्या किया है, हमने इंडियन इकोनॉमी के वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात की है जो आपको पीटी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने आपको वो टॉपिक्स बता दिए और उन टॉपिक्स को आप अपनी तैयारी के दौरान कवर करते हुए चले जाएंगे। दूसरी बात जो आती है पीवाईक्यूज डिस्कशन की, वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोनों पिलर जब मिलेंगे एक साथ, तो आपकी तैयारी की जो नींव है, जो आपकी तैयारी की छत है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाने वाली है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर वो पिछले 3-4 वीडियोस जो बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस है, एक आध वीडियो है जो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमने उसमें कट ऑफ वगैरह का डिस्कशन भी किया है, सिलेबस का डिस्कशन किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें और आप पाएंगे कि 2023 के पीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी, उससे आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन देने का काम वो वीडियोस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम बात करने वाले हैं 2022 प्रीलिम्स के एग्जाम क्वेश्चन की, जो भी आए हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, उनके बारे में हम बात करते हैं। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्वरित वित्तीय वित्तीय प्रपत्र यानी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंध हैं। आपको 4 संस्थाओं के नाम दिए गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जो इकोनॉमी से रिलेटेड करती है ज्यादा, क्योंकि वो उधार वगैरह देती है देशों को। तो ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ऋण देने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो अगर आपने देखा होगा 2022 में थ्रू आउट श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था, और उसके लिए भारत ने भी गुजारिश की थी, भारत ने भी सिफारिश की थी श्रीलंका की आईएमएफ को रैपिड लोन देने के लिए, रैपिडली। तो ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है वो किसके हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनको बहुत अच्छे से, डब्ल्यूटीओ, एआईआईबी, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमी में एक क्वेश्चन आपको लगभग हर साल इन संस्थाओं से देखने को मिल जाता है। तो जब हम बात करते हैं श्रीलंकन क्राइसिस की, तो वहां पर ये दोनों चीजें हाईलाइटेड थी। तो हमने देखा इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट अफेयर से बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आईएमएफ को हमने टिक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ये कह रहा है नीर में वृद्धि। अभी समझते हैं नीर क्या होता है। अगर नीर में कोई कहता है कि नीर में वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भारतीय रुपए में वृद्धि हुई है। भारतीय रुपए में वृद्धि होने का मतलब हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है डॉलर के मुकाबले अगर कोई 40 रुपए का था, तो अब डॉलर के मुकाबले 30 रुपए का हो गया। ये वैल्यू बढ़ना होता है। आपको लगेगा कम, नहीं, ये कम नहीं हो रहा, हमारी वैल्यू बढ़ रही है हमारे रुपए की। ठीक है, क्योंकि पहले 40 रुपए में $1 आता था, अब 30 रुपए में ही $1 आ रहा है।
तो ये वैल्यू बढ़ना हो गया। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट का सार मैंने यहाँ पे लिखा है। अगली बात कर रहा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। ये कह रहा है अगर हम रीढ़ में वृद्धि की बात करें, जब हम कहते हैं रीढ़ में वृद्धि हो रही है तो व्यापार सुधार होता है हमारा, यानी हम विश्व व्यापार में बेहतर स्थिति में पहुंचने की कगार पर होते हैं। ये बात कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नीर और रीढ़ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम इसको देखें, देखिए एक चीज होती है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर जिसे हम कहते हैं, या इसे हम कह देते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वह है जिसमें हम यूएस डॉलर के मुकाबले तुलना करते हैं किसकी, भारतीय रुपए की। जैसे हमने बात की कि एक अमेरिकी डॉलर भारत के 50 रुपए के बराबर है, तो हमने तुलना की भारत के रुपए की किससे, अमेरिका के डॉलर से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें नीर की, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यहां पर ध्यान देना, यहां पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमने देखा था अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की तुलना की थी। नीर में हम तुलना करते हैं विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट से, विदेशी मुद्राओं की मुद्रा टोकरी से। बास्केट हम इसे कह सकते हैं, टोकरी कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हिंदी में टोकरी ही उसको कह देते हैं। विदेशी मुद्रा टोकरी से भारतीय मूल्यों की, भारतीय रुपए की, भारतीय रुपए की। तो हमने क्या देखा, जहां पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट में सिर्फ अमेरिकी डॉलर की हम बात करते हैं, नीर में नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हम बहुत सारे देशों की एक मुद्राओं का एक एवरेज सा निकालते हैं, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, इतना डीप में हमें जाना नहीं है, निकालते हैं और उसकी तुलना करते हैं भारत के रुपए से। ठीक है, ये होता है नीर। और आपको पता है इकोनॉमी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि महंगाई भी बढ़ती है, और महंगाई को बढ़ाने, नॉमिनल और रियल में फर्क क्या होता है। नॉमिनल अगर मैं बात करूं, कोई भी नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या रियल इंटरेस्ट रेट, इनमें फर्क क्या होता है, इनमें फर्क होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। ओके, तो जब हम नॉमिनल के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन का समायोजन कर देते हैं, तो रियल निकल के आता है। सही बात है। तो जब हम नीर में महंगाई समायोजित करते हैं, और महंगाई कौन सी, क्योंकि विदेशी मुद्राओं की बात हो रही है, तो वैश्विक महंगाई किस दर से बढ़ रही है उसका हम समायोजन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो नीर का ही एक तरह से अपडेट वर्जन रीर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है अगर मैं कहता हूं कि नीर में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इंडियन करेंसी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब भी ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है कि रीर में वृद्धि हो रही है, नीर में वृद्धि हो रही है, तो वो बात सही है कि भारत के रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, एप्रिसिएशन हो रहा है। दो चीजें आप सुनते हैं, मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास। तो मूल्य वृद्धि हम कहते हैं एप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम देखते हैं अगर नीर में वृद्धि हो रही है यानी भारतीय मूल्य का एप्रिसिएशन हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जब नीर में वृद्धि हुई तो नीर का ही तो अपडेटेड वर्जन एक तरह से रीर को हम मान सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रीर में वृद्धि हो रही है तो भी भारतीय मूल्य का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात जरा आप देखिए, जो ये बात कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट की कि ये बात कह रहा है कि रीढ़ में वृद्धि, जब रीढ़ में वृद्धि होती है तो व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार देखने को मिलता है। आप एक बात बताइए, अगर आप निर्यात करते हैं 100 रुपए का और किसी वजह से आपका निर्यात 150 का हो जाए, तो हाँ आपने व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में क्या किया, सुधार। लेकिन निर्यात में वृद्धि कब होती है, जब आपका मूल्य ह्रास होता है।
मूल्य ह्रास होता है। जब आपके रुपए की वैल्यू गिरती है तब आपके व्यापार में क्या होता है, सुधार होता है। लेकिन अगर आपके मूल्य, आपके रुपए की वृद्धि होती है, आपके रुपए में एप्रिसिएशन आता है, तो हमारा व्यापार, हमारा निर्यात दूसरे देशों के लिए महंगा हो जाता है। और अगर दूसरे देशों के लिए हमारा माल, हमारा सामान महंगा हो जाएगा तो हमसे क्यों खरीदेगा, कहीं सस्ते में देखेगा। तो यहाँ पर हमारे व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार नहीं होता, बल्कि हमारे व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता नकारात्मक रूप से डिक्रीज होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, $1 कितने का है? 50 रुपए का। ठीक है, अगर रुपया ये गिरता है और आप 200 रुपए का सामान बेचते हैं किसी देश को, तो जो भी देश आपसे 50 रुपए का $1 या 200 रुपए का कोई सामान लेगा तो कितने डॉलर देगा? वो आपको $4 देगा। ठीक है, अब अगर आपका $1 रुपए की वैल्यू बढ़ गई और 40 रुपए का हो गया, अब इस देश को 200 रुपए का सामान खरीदने के लिए कितने डॉलर देना पड़ेगा सर? आप कहेंगे सर $5 देना पड़ेगा। पहले $4 में उसको जो माल मिल रहा था, अब उसे $5 देना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो महंगा हो गया ना भाई, है ना। तो हमारे रुपए की वैल्यू जब बढ़ती है तो हमारा निर्यात दूसरे देशों के लिए महंगा हो जाता है। इस वजह से व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार नहीं होता, बल्कि नकारात्मक रूप से यह प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट सेकंड को गलत कर देंगे। और जब आप स्टेटमेंट सेकंड को गलत करते हैं तो आप देखते हैं 3 ऑप्शंस आपके कट हो जाते हैं और केवल 1 और 3 आपका आंसर बन जाता है। यहाँ पर इस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अब बात करें तीसरी स्टेटमेंट की। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ये कहना चाह रहा है कि विदेशों में जो मुद्रास्फीति की दर है वह अलग है, भारत में ज्यादा है मुद्रास्फीति की दर। तो हम जो नीर और रीढ़ निकालते हैं वो तो विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष में निकालते हैं। तो जब दोनों मुद्रास्फीति दरों में अंतर आएगा तो रीढ़ और नीर के अंदर भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे। यही बात ये कहने की कोशिश कर रहा है और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, क्या कह रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई अत्यधिक है, बहुत ही ज्यादा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। यहां पर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है अगर मार्केट में अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, प्रतिभूतियों को, जो सरकार की प्रतिभूतियां हैं वह खरीद सकता है। आप एक बात सोचिए, महंगाई ज्यादा होने का मतलब ये है कि बाजार में रुपया बहुत ज्यादा है, रुपया ज्यादा है और जो सामान इनको चाहिए उनकी सप्लाई कम है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि अनियन बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, अनियन या प्याज क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास रुपया तो अच्छा खासा है लेकिन अनियन की सप्लाई बहुत कम है। जब अनियन की सप्लाई कम है और लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है तो क्या होता है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है तो लोग प्याज को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, यानी ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए क्या हो गया, प्याज महंगा हो गया। तो महंगाई होने का मतलब है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई को कम करना चाहिए। और मनी सप्लाई को कम कैसे करेगी आरबीआई, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी। बेचेगी तो क्या होगा, आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा, लोगों के पास सिक्योरिटीज चली जाएगी, उनके पास जो तरल पैसा है, जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि खरीद सकता है। अब आप सोचो, लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है सिक्योरिटीज में, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है बाजार में, और जब आरबीआई उनको खरीदेगा तो उनको वापस भुगतान के तौर पे पैसा देगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी।
ज्यादा हो जाएगी तो फिर से महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वजह से हम स्टेटमेंट 1 को क्या कर देंगे, गलत। हमसे सही पूछा है, देखो पहले को गलत किया तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इकोनॉमी के सवालों में, और 2022 के क्वेश्चन से ये आपको 2022 के मैक्सिमम क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इनको देखेंगे तो आपको अगर एक भी कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से करके ले जाएंगे। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है, तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। देखिए जैसे हमने अनियन की बात की, 1 किलो अनियन, 1 केजी प्याज कितने का आता है, समझो 30 रुपए का आता है। लेकिन प्याज की डिमांड बढ़ गई, प्याज की डिमांड बढ़ गई और प्याज की सप्लाई कम है। तो लोगों ने इतनी डिमांड क्रिएट की कि 60 रुपए तक पहुंच गया अनियन का, 1 केजी अनियन का मूल्य। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अनियन महंगा हो गया या रुपया गिर गया। जहां पर पहले 30 रुपए में 1 किलो अनियन आ जाता था, अब 60 रुपए में आता है, तो रुपए की वैल्यू गिर गई ना। अनियन तो वही 1 किलो ही है, पहले 30 में आ रहा था तो रुपया मजबूत था, अब 60 में आ रहा है तो रुपये की वैल्यू गिर गई। इसी तरह से मूल्य ह्रास का मतलब जो हम निकालते हैं वो डॉलर के मुकाबले निकालते हैं। यानी $1 पहले जो 50 का था, अब $1 कितने का हो गया, 60 का। तो हम कहेंगे कि रुपए में मूल्य ह्रास हो रहा है। पहले जो $1 50 रुपए में आता था, अब $1 60 रुपए में आ रहा है। ये बात ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो मूल्य ह्रास कब होगा, जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। लोगों के डॉलर चाहिए, पैसा उनके पास है और डॉलर चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर की कमी हो रही है तो मार्केट में डॉलर बेचेगा, इससे डॉलर की आपूर्ति हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी और रुपए का गिरना बंद हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब भी रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा हो, रुपए की वैल्यू गिर रही हो, तो बाजार में डॉलर बेच दिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। अगला स्टेटमेंट, यदि अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती थी। ये भी बात ठीक है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर अमेरिका ब्याज दरों को बढ़ाता है इन्वेस्टमेंट में लेकर, तो क्या होगा, भारत में जो निवेशकों का पैसा है वो अपना पैसा भारत से निकालेंगे, अमेरिका में पैसा डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर ब्याज दर भी ज्यादा है और वह विकसित देश है तो वहां पर रिटर्न भी ज्यादा अच्छा मिलने की संभावना रहती है। इसी का उल्टा अगर हम करेंगे, जब अमेरिका या यूरोप में ब्याज की दर नीचे गिरती है, ब्याज कम किया जाता है, तो वो वहां से पैसा निकाल के इंडिया में लाएंगे, और इंडिया में जब पैसा लाएंगे तो पैसा किसके माध्यम से आएगा, डॉलर के माध्यम से। जब डॉलर के माध्यम से आएगा तो रुपए का एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि बाजार में डॉलर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो लोगों को इतनी टेंशन नहीं है कि यार बहुत है, खरीद लेंगे खरीदेंगे। तो अब उनकी डिमांड नहीं है, आपूर्ति बहुत ज्यादा है और डिमांड नहीं है, तो क्या होगा, हमारे वैल्यू की, जैसे डिमांड ज्यादा थी तब हमारे रुपए की वैल्यू गिर रही थी, अब बहुत ज्यादा आपूर्ति है तो लोगों में डिमांड नहीं है तो हमारा रुपया बढ़ेगा। और जब रुपए की वैल्यू बढ़ती है तो हमने देखा हमारा आयात महंगा हो जाता है, सॉरी हमारा निर्यात महंगा हो जाता है, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो अगर निर्यात महंगा होगा तो हमारे व्यापार में हमें घाटा होगा, इसलिए आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स को खरीद लेगा, जो एक्स्ट्रा डॉलर था उसको आरबीआई खरीद लेगा ताकि हमारा रुपया एक लेवल में बना रहे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लग रहा हो, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो शुरुआती लेक्चर्स में मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मुझे समझा देने चाहिए, बता देने चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ें, वरना हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देख के भी आगे बढ़ सकते हैं। इस लेक्चर को तो इसी तरह रखते हैं, आगे आप डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे रखना चाहिए, उस हिसाब से हम अपने लेक्चर्स को रख लेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं अगला। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 कॉमन फ्रेमवर्क क्या है? यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित एक पहल है। देखिए कोविड-19 में आपको पता है बहुत सारे देशों की या लगभग सभी देशों की जो
जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत नेगेटिव में चली गई थी, लोगों देशों को सस्टेन करने में मुश्किल हो रही थी, वो सरवाइव कर रहे थे, वहाँ के लोगों में गरीबी, भुखमरी जैसी चीजें बढ़ रही थी। तो ऐसे में उनको आर्थिक मदद देने के लिए एक पहल की गई G20 कॉमन फ्रेमवर्क के नाम से, और ये बिल्कुल G20 और पेरिस क्लब के द्वारा, पेरिस क्लब ऐसे देशों का समूह है जो गरीब देशों को उधार देने के लिए प्रचलित है, क्रेडिटर्स कंट्री हम कहते हैं, ठीक है ना, क्रेडिटर्स कंट्री जो उधार देते हैं देशों को, उनके लिए। तो यह बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क शुरू किया गया था वह पेरिस क्लब और G20 के द्वारा समर्थित एक पहल थी। सेकंड कह रहा है यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की एक पहल है। बिल्कुल सही बात है, यह भी ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, अगर आप टफ मानते हैं तो इसलिए क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो आपको इजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स के क्या लाभ है? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वही होते हैं जिसमें, जैसे अगर सरकार को पैसा चाहिए होता है तो सरकार क्या करती है, सिक्योरिटीज या बॉन्ड जारी करती है, और समझो कि 100 रुपए का बॉन्ड है, इस पर कूपन रेट होती है, इंटरेस्ट रेट होती है 5% समझ लेते हैं। दूसरी तरफ, और इसकी मेच्योरिटी पीरियड समझ लो 5 वर्ष है फॉर एग्जाम्पल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 5 वर्षों में एक एवरेज देखें तो 5% तो महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का मतलब हो गया यानी पहले जो चीज 100 रुपए की आती थी 5 वर्षों में वह 105 रुपए की हो गई। और इसको भी अगर हम देखें मेच्योरिटी के तौर पर तो 100 रुपए पर 5 वर्षों में 105 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो 105 सालों में इसका इन्वेस्ट करने का मतलब क्या रहा, क्योंकि इसने 5 सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था कि इंटरेस्ट के साथ थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो 5 सालों में महंगाई भी 5% बढ़ गई, तो इसका पैसा तो उतना ही रहा ना। क्वांटिटी में हम देख सकते हैं बढ़ गई, लेकिन उसकी वैल्यू तो उतनी रही क्योंकि महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई। इसलिए सरकार क्या करती है, कुछ बॉन्ड को महंगाई समायोजन के साथ, यानी उसमें महंगाई को सरकार कहती है कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में आपको 5% अलग से देंगे ताकि आपको 5% का फायदा आपके पैसे पर हो, ठीक है। तो ये है एक तरह से उसमें महंगाई को समायोजित किया जाता है। जैसे 5% महंगाई है तो 5% को इसमें एडजस्ट करके 5% अलग से ब्याज उनको उस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सरकार IIBs यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। हालांकि नॉर्मल कंडीशंस में ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन फॉर एग्जांपल सरकार ने ये वादा किया है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम आपको महंगाई एडजस्ट करके देंगे। अगर महंगाई कम हो जाती है बाई चांस तो फिर सरकार उसको भी महंगाई कम ही करेगी ना। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा 100 रुपए की चीज 105 की हो गई, अगर 100 रुपए की चीज किसी कारण से 95 की हो जाए तो फिर सरकार उसको भी एडजस्ट करेगी। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरकार कूपन दरों में कमी कर सकती है। IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, यही तो हमने बात की कि जो महंगाई बढ़ जाती है कभी भी तो उससे जो नुकसान होता है इन्वेस्ट करने वाले को, इन्वेस्टर को, उससे क्या होता है, उसको सुरक्षा मिल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। IIBs यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। यानी ये कह रहा है कि ये जो बॉन्ड पर जो भी ब्याज हमें मिलता है और इसका जो पूंजीगत लाभ है इन पर टैक्स नहीं लगता। तो ये बात गलत है, टैक्स तो बिल्कुल लगता ही है। तो तीसरा हम गलत कर देंगे और पहला और दूसरा हमारा आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर आप तीसरे को हटा देते हैं तो 3 ऑप्शन आपके अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में 2022 और 2021 के दोनों ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें ताकि हम जल्द से जल्द इन चीजों को कंप्लीट करें, खत्म करें और हमारी तैयारी में आगे हमें और क्या टारगेट करना चाहिए उन पे बात करना शुरू करें। क्वेश्चन है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों,
अमेजन हो गया, ई वाणिज्य ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है अमेजन। और अब तो फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, तो वह भी एक विदेशी स्वामित्व की कंपनी होगी। तो भारत में काम कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है, ये आपको बताना है। अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। देखिए, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं इनको दो तरह से इनका जो कॉन्सेप्ट है वह काम करता है। एक तो काम करता है इन्वेंट्री बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल कि अमेजन अगर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अमेजन ने ई कॉमर्स के लिए, तो अमेजन अपने खुद के ब्रांड की भी सेल वहां पर कर सकता है, खुद के ब्रांड को भी बेच सकता है। ये हो गया इन्वेंट्री। और एक होता है ओनली मार्केट प्लेस। भाई बाजार कैसा होता है, बाजार में दुकानें होती है, आप जाइए दुकान लीजिए, वहां पर अपना सामान रखिए, बेचिए। तो सिर्फ एक मार्केट प्लेस के तौर पर वह काम कर सकती है और अपना खुद का सामान नहीं बेच सकती। भारत में इन्वेंट्री बेस्ड बंद है किसके लिए, विदेशी फर्मों के लिए। जो विदेशी फर्में हैं वहां पर भारत में ये फर्में अपना सामान नहीं बेच सकती, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर छोटे से छोटा विक्रेता भी अगर चाहे तो ऑनलाइन रजिस्टर हो सके और उनको गलत तरह से दबाया ना जाए, अनुचित तरह से उन्हें डिप्रेस ना किया जाए, इसलिए यह बंद है। और भारत में सिर्फ वह मार्केट प्लेस के तौर पर ही काम कर सकती है। तो ये क्या कह रहा है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में, मार्केट प्लेस के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय नहीं कर सकते हैं। तो पहले को हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। अब समझिए कि अमेजन को हमने छूट दे दी, खुली छूट दे दी, तो वह तो सिर्फ बड़ी फर्मों के सामान को ही हमें दिखाएगा। जो छोटे विक्रेता आना चाह रहे हैं, जो तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बचेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसको सीमित करना जरूरी था ताकि छोटे व्यापारियों को भी उसमें मौका मिले, बराबर की वह भी कॉम्पिटिटिवनेस में शामिल हो सके। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, जो बड़े विक्रेता हैं उनको स्वीकार करने की एक लिमिट है यहाँ पर। तो पहला हमने गलत कर दिया था, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं या जीडीपी में जब हम बात करते हैं, तो एक तो होता है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, और एक होता है नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को ही हम कहते हैं रियल सेक्टर। आइए देख लेते हैं, रियल सेक्टर का निर्माण कौन करता है, किसान अपनी फसलें काटना, किसानों द्वारा अपनी फसलें काटना। फाइनेंस का तो इसमें कोई भी चीज नहीं आ रही है, ठीक है। और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, यह भी क्या हो गया, रियल सेक्टर का भाग हो गया। किसी वाणिज्यिक बैंक का, वाणिज्यिक बैंक ये तो फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित चीजें हो गई, उधार दे रहा है कंपनी को। और किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बराबर बॉन्ड जारी करना, ये भी फाइनेंशियल मार्केट की बात हो गई। तो फाइनेंशियल को हम रियल सेक्टर में नहीं रखते। तो तीसरा और चौथा फाइनेंशियल सेक्टर की चीजें हैं, पहला और दूसरा हमारा आंसर होगा। जैसे ही आप तीसरे और चौथे को हटाते हैं, आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और पहला और दूसरा आपके आंसर के तौर पर निकलकर सामने आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में हाल ही में जन संचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण, इनडायरेक्ट ट्रांसफर को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। अप्रत्यक्ष अंतरण किसे कहते हैं, यह बात कर रहा है। कोई विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी, इसकी अगर कोई सहायक कंपनी, अगर आपने वोडाफोन वाला केस सुना होगा
भारत सरकार से जो केस भी चला था, वह यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। विदेशी कंपनी की कोई सहायकी कंपनी है, सहायक कंपनी है, सब्सिडरी है, अगर वो भारत में है और विदेशी कंपनी किसी विदेशी कंपनी को इसकी हिस्सेदारी बेचती है, हिस्सेदारी ट्रांसफर करती है, सॉरी, तो ये जो हिस्सेदारी ट्रांसफर हुई है, यही क्या है, अप्रत्यक्ष अंतरण है। तो अब हम बात करते हैं कोई भारतीय कंपनी, हम तो विदेशी कंपनी की बात कर रहे हैं, हटा दो, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपनी निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो, तो यह तो विदेशी अंतरण नहीं हुआ, आधारभूत देश को कर अदा करने की बात। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है, तो भारतीय कंपनी की बात नहीं करनी है। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है, इक्विटी अपनी हिस्सेदारी अंतरित कर रही है, और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से, यानी भारत में स्थित उसकी जो संपत्ति है, सहायक कंपनियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसका जो मूल्य है ना, इसको बेच रही है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष अंतरण के तौर पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कोई कंपनी जब कोई व्यय करती है तो उसके बारे में बात कर रही है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। अच्छा, उम्मीद करता हूं आपको पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बारे में पता होगा। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, देखिए राजस्व व्यय है जो दैनिक स्तर पर हमारे जो खर्चे होते हैं, या डे बाई डे हमारे जो खर्चे होते हैं, या जो खर्चे फिक्स हैं, जैसे स्टाफ की इतनी सैलरी जाएगी तो जाएगी, चाहे उन्होंने प्रोडक्टिविटी कम दिखाई हो या ज्यादा दिखाई हो। ठीक है, कुछ खर्चे जो हैं। और पूंजीगत व्यय ऐसे हैं जिनसे या तो आपकी संपत्ति बढ़ती हो, या आपके दायित्व कम होते हो, जैसे ऋण चुका दिया कोई, ठीक है, और या फिर कोई मशीन खरीद ली, कोई मशीन की नई तकनीक खरीद ली, ये सारी क्या होंगे, पूंजीगत व्यय होंगे। देखो, अब नई तकनीक खरीदी है तो एक तरह से उसका क्या होगा, नई तकनीक को जब वो अप्लाई करेगा तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा ना, तो ये एक तरह से क्या हुई, पूंजीगत व्यय हुआ। ठीक है, पहली बात। ठीक है, ऋण वित्तीयन यानी डेट फाइनेंसिंग को पूंजीगत व्यय माना जाता है। सही है, अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी संपत्ति बढ़ रही है या दायित्व भी बढ़ रहा है, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, तो उसे हम पूंजीगत व्यय मानेंगे। जबकि इक्विटी वित्तीय, इक्विटी फाइनेंसिंग को राजस्व व्यय माना जाता है। नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग को भी हम पूंजीगत व्यय ही मानते हैं, क्योंकि उससे भी तो हमारी संपत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम गलत कर देंगे। सही पूछ रहा है तो केवल एक होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत यानी हमारी जो घरेलू इंटरनल बचत है का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो घरों में हमारी बचत होती है वो हम बैंकों में रखते हैं या डाकघरों में रखते हैं, वो एक तरह से सरकार के लिए ऋण ग्रहण होता है, तो सही है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां यानी डेटेड सिक्योरिटीज, जिसे हम डी सेक भी कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी, तो सरकार को जब ऋण चाहिए होता है ना, तो दो तरह की चीजें सरकार के पास है, या तो वे अंदर से ले, आंतरिक ऋण ले, यानी लोगों के पास जो सेविंग्स है, लोगों को बॉन्ड या प्रतिभूतियां जारी करें कि आप ये रख लो, इतने सालों के बाद इतने पैसे दे देंगे, इस पे इतनी इंटरेस्ट रेट भी लगेगी, अभी आप ये पैसे दे दो, तो ये होता है। या फिर विदेशी ऋण लेती है सरकार,
विदेशी ऋण कोई विदेशी संस्था से हो गया, आईएमएफ वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर किसी दूसरे देश से ले लिया, ये विदेशी ऋण हो गया। तो इसमें जो भारत सरकार के ऋण का जो सबसे बड़ा भाग होता है ना, वो आंतरिक ऋण ही होता है। तो आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम ऋण जो सरकार का है वो अंदर के लोगों से ही, आंतरिक ऋण ही है। तो दोनों इसमें सही है और ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। सख्त मुद्रा नीति का मतलब हम क्या समझेंगे? सख्त मुद्रा नीति का मतलब हम समझेंगे कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और जब भारत के मुकाबले अमेरिका की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो भारत से पूंजी निकालकर अमेरिका की तरफ लगाई जाती है निवेशकों के द्वारा। यह बात बिल्कुल सही है, इसको गलत हम नहीं कर सकते। अगली बात है पूंजी पलायन, यानी पूंजी को निकालकर दूसरी जगह में लगाना। वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। जो पूंजी, जो ये कह रहा है कि पूंजी का निकल कर जाना, अभी जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका की ब्याज दर बढ़ गई है तो भारत से पूंजी का निकल कर जाना, तो जिन लोगों ने विदेशों से ऋण ले रखा है उनकी क्या करेगी? उनकी ब्याज की लागत बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी मैं आपको बताता हूँ। सोचिए कि अगर आपने वहां से वही उधार रुपए ले रखे हैं तो क्या होगा? जब उधार रुपए आप लेंगे, डॉलर यहां से उठ के चला गया तो मार्केट में डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू क्या होगी? गिरेगी। रुपए की वैल्यू जब गिरेगी तो जब आप अपना लोन पे करने जाएंगे तो आपको जहां पर पहले, सोचिए, जहां वही $1 जहां पर पहले 50 रुपए का था, आपने लोन लिया, वही 200 रुपए लेते हैं, आपने लोन लिया तो आपको कितने चुकाने थे? आपको चुकाने थे सर कितने? $4। इसी तरह से अगर रुपए की वैल्यू गिर जाएगी तो आपको अब ज्यादा चुकाने पड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी का पलायन हो गया है इस वजह से। तो यहाँ पर आपको यह, अब जब आप बाहर से लेंगे ना, एक सेकेंड इसको ऐसे समझिए, $1 की वैल्यू है 50 रुपए, आपने $4 लिए, या इसको 40 कीजिए, ज्यादा एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। आपने $4 का ऋण लिया तो आपको मिले कितने? आपको मिले सर 160 रुपए, क्योंकि $1 40 रुपए का, आपने $4 का ऋण लिया, आपको 160 रुपए मिले। अब चेंजेस हो गए, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, भारत से डॉलर निकल के चला गया, भारत में डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई। अब भारत में जब भी डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो रुपए की वैल्यू गिरेगी। हमने बार बार बात की है, जब भी डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी रुपए की वैल्यू गिरेगी। तो रुपया, डॉलर उठ के चला गया, अब डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई? $1 हो गई 50 रुपए, क्योंकि गिर गई वैल्यू। अब आपको $4 चुकाना है, तो आपने लिए तो 160 ही थे, अब आपको $4 चुकाना है तो आपको कितने देने पड़ेंगे सर? आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। हो गई ना, आपकी लागत बढ़ गई ना ब्याज की, या इस पर जो इंटरेस्ट पे करना है वह भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो यही ये कह रहे हैं, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब देखो 1 और 2 सही है, तो 2 और तीसरा हमारे सामने एलिमिनेट हो गया। तीसरे को देख लेते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECBs यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी विदेशी वाणिज्यिक ऋण से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। मुद्रा जोखिम को घटा रहा है या बढ़ा रहा है? पहले 160 देने थे, अब 200 देने, तो जोखिम तो बढ़ रहा है ना, तो घटाता नहीं है, बढ़ाता है। तीसरे को हम गलत कर देंगे, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसे हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी मान सकते हैं।
आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा टी है, त्रिपुरा में भी त्रिपुर सुंदरी करके एक टी का होता है, केरल में तो होता ही है, और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी मात्रा में हमें चाय का उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हम सभी चारों को चाय उत्पादक राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है चाय उत्पादक राज्य का कि इतनी चाय होनी चाहिए उसे चाय उत्पादक राज्य कहा जाएगा। क्राइटेरिया होता तो फिर हम थोड़े आंकड़ों पर जाने की कोशिश करते। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, यानी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। जो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है? क्या आरबीआई करता है? क्या आरबीआई तो बैंकों का करता है, तो इनका रिजर्वेशन जो इनका रेगुलेशन है वो करते ही है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के द्वारा इनका रेगुलेशन किया जाता है। और जैसे ही आप पहले को गलत करते हैं तो आपके 3 गलत हो जाते हैं, दूसरा आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि बाकी के 2 स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं वो फैक्चुअल टाइप के हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपने इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पहला तो आपका कॉन्सेप्ट है सर, आपको पता होना चाहिए आरबीआई किसे रेगुलेट करता है और सेबी किसे रेगुलेट करता है। जैसे ही आप पहले को एलिमिनेट करते हैं तो आपके आंसर निकल के आ जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 2022 के क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, और उनमें इकोनॉमी इतनी इजी है कि आप एक को एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छा करो और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट अफेयर्स से होते हैं, लिंक्ड नहीं होते। अगर लिंक्ड होते हैं तो फिर आप बेसिक से कर सकते हो उनको सोल्व, लेकिन अपना बेसिक बहुत अच्छा करना जरूरी है। आगे बढ़ते, अच्छा इनको पढ़ लेते हैं। आईसीएआर नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक बात है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, यह बात भी करेक्ट है। ओके, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बैंक बोर्ड ब्यूरो, आपको याद आना चाहिए पीजे नायक समिति के सुधारों के बारे में, जो उनकी सिफारिशें थी। इन्होंने कहा था, जब इनको पूछा गया कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इनकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जाए, तो इन्होंने कहा कि इनमें जो हमारी सरकार का गलत तरीके से या अनुचित जो हस्तक्षेप है उसको दूर करना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि बैंकों के जो हम डायरेक्टर्स की नियुक्ति करते हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, उसमें सरकार का रोल ना हो, एक बोर्ड बने और उस बोर्ड के द्वारा उनकी नियुक्ति करी जाए। इसलिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया था। ओके, पीजे नायक समिति बैंक सुधारों से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट समिति है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पिछले सालों में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। जी नहीं, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन नहीं होता, गलत बात है। तो फिर से देखिए, ये रहा ऑप्शन आपके सामने, दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ लेते हैं। बीबीबी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है, ठीक बात है। ये बताता है कि इनको अध्यक्ष बनाइए, है ना, सरकार अपनी पसंद का ना बनाए, थोड़ा ढंग का आदमी बनाए जिसको नॉलेज भी हो। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्य नीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा हमारा आंसर यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? जैसे आपने ऋण दिया किसी को, कंपनी ने आपको बॉन्ड जारी किए और कहा कि एक समय के बाद, मेच्योरिटी पीरियड के बाद या एक
निर्धारित समय के बाद अगर आपको ठीक लगे तो इसका पैसा ले लेना या फिर इनको चेंज करवा लेना हमारी इक्विटी में, हमारे जो अंश हैं, हमारे जो शेयर्स हैं उनमें चेंज करवा लेना। ये बात होती है। यानी आपने जो बॉन्ड्स लिए हैं, जो सिक्योरिटीज आपके पास है, उनको कंपनी के शेयरों में, कंपनी के अंश में, इक्विटी में चेंज कराने की सुविधा होती है कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर भुगतान करते हैं। देखिए, आपके दोस्त की कोई दुकान है और वो आपसे कहता है कि मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको दे दूंगा वापस, ठीक है, और उस पर ब्याज भी दे दूंगा, तो आप दे देते हो, तो आप उसके मालिक तो नहीं हुए ना। लेकिन वो आपको कहता है कि 10,000 रुपये दे दो, 2 साल बाद या तो आप मेरी कंपनी के 10% शेयर ले लेना, मेरी दुकान के, मेरे व्यापार के, तो आप अब उसके मालिक बनने जा रहे हो। तो आपको जो ब्याज दर दी जाती है, आपको मालिक बना रहा है यार अगला, तो थोड़ी ब्याज दर कम भी उसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये बात ठीक है कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें, क्योंकि आपको इक्विटी का मतलब होता है आपके पास जितने परसेंट शेयर है उतने परसेंट आप उस कंपनी के मालिक हो, तो आपको उसकी इक्विटी मिलती है, आपको सुविधा मिलती है उसका मालिक बनने की, तो आपको थोड़ी सी ब्याज दर उसमें कम रखी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, कम ब्याज दरों का भुगतान इसमें करते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। यानी ये कह रहा है कि वही इन्फ्लेशन वाला एडजस्टमेंट इसमें भी हो जाता है। तो इसमें वैसे तो देखा जाए तो नहीं होता, लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब इक्विटी में अपने बॉन्ड को चेंज करते हैं तो इक्विटी तो बाजार मूल्य पर नियंत्रित होती है ना। इक्विटी का जो मूल्य होता है वो तो बाजार मूल्य के अनुसार होता है, और बाजार मूल्य में इन्फ्लेशन तो एडजस्ट होती है। तो ये बात भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ही हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? मुद्रास्फीति नियंत्रण कौन करता है? मौद्रिक नीति पॉलिसी, मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी, मौद्रिक नीति कमेटी, सॉरी पॉलिसी नहीं यहाँ पर, लेकिन मौद्रिक नीति कमेटी नहीं है, तो हम आरबीआई को निशान लगाएंगे, क्योंकि आरबीआई का तो बड़ा रोल है ना इसमें। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, श्रम ब्यूरो का ये काम होता है, श्रम ब्यूरो का काम है। तो ये थे हमारे 2022 के क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो 48 मिनट की करीब हमारी वीडियो हो चुकी है। मैं ये इरादा रखता हूं कि हम 2021 के क्वेश्चंस भी इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लें। नियत ऐसी है कि आपके जो इकोनॉमी के और जो अदर्स भी हमें क्वेश्चंस करने हैं वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट करें, ताकि आपकी तैयारी में समय बचते हुए आपको रिवीजन का मौका भी मिले। तो मैं सोचता हूं कि अगर एक दिन में आप 1.5 घंटा अगर PYQs को देते हैं तो ज़्यादा नहीं है, आपको देना चाहिए। इसके अलावा आपके पास यूट्यूब पर फैसिलिटी होती है स्पीड अप करने की। अगर आपकी चीज़ें पढ़ी हुई है तो स्पीड अप करके देख लो, जहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जहाँ पर समझाया जा रहा है वहाँ थोड़ा स्लो कर लो। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगता है हमें 2021 के क्वेश्चन कर लेने चाहिए। इस लेक्चर में कर लेते हैं, आगे के लेक्चर में कमेंट करके आप बता देना कि सर एक वीडियो में 1 ही साल के रखें या 2 साल के रखते हैं। ठीक है, तो 2021 के क्वेश्चंस पर हम जाएंगे। और 2021 के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा, मतलब में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। तो देखते हैं, कर लेते हैं अभी।
2021 के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। मुद्रा गुणक आपको पता होना चाहिए, मनी मल्टीप्लायर, यानी 100 रुपए 1000 रुपए का काम करते हैं, इस तरह से मनी सप्लाई होती है। यानी मुद्रा का रोटेशन इस तरह से होता है कि 100 रुपए 1000 रुपए का काम करते हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति गया एसबीआई में गया, एसबीआई से लोन लिया 1000 रुपए का, ठीक है, 1000 रुपए का लोन ले लिया। इसने क्या किया, अपना व्यापार वगैरह शुरू किया और व्यापार में माल खरीदा। फिर उसके पास जो पैसा आया, समझो कि इसने वापस जो रोटेशन चलाने के लिए माल खरीदने के पास जो पैसा आया, इसने बैंक में जमा करना शुरू किया। इसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंक के थ्रू। बैंक में इसने माल भी बेचा, वापस 1000 रुपया है। वैसे प्रॉफिट वगैरह को हम नहीं ऐड करते हैं तो, लेकिन इसका खाता था पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसके 1000 रुपया है, तो पीएनबी क्या करेगा, इस ए से ये जो 1000 रुपया है ना, इनका जो सीआरआर और एसएलआर वगैरह है, इनको काटने के बाद में समझो कि 20% काट दिया, और इसके बाद में ये 800 रुपये क्या करेगा, बी को लोन दे देगा। ठीक है, बी ने फिर अपना काम वाम किया और फिर इसने अपने बैंक में पैसे जमा किए। तो इसने समझो कि कोई दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक में इसका खाता है, तो 800 रुपये एचडीएफसी के पास आ गए। तो एचडीएफसी ने भी क्या किया, इसका कुछ 16 रुपये 160 रुपये निकाला और बाकी का पैसा सी को लोन दे दिया होगा। सी ने भी इसी तरह से अपने बैंक में पैसा जमा किया होगा, तो बैंक के पास फिर से जो पैसा है उसको भी लोन पे उठा दिया होगा। ठीक है, तो ये जो एक चलता रहता है। देखिए, रुपया तो 1000 रुपये है, लेकिन यहाँ पर ये रोटेशन चलता रहेगा लगभग 10 टाइम्स। इसको कहते हैं मनी गुणक। ठीक है, इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसा घूमता रहता है और उसी के थ्रू एक ही 1000 रुपये से कितने सारे लोगों को अपना लोन मिल जाएगा और उसका रोटेशन चलेगा, ये मनी मल्टीप्लायर है। अब एक सपोज कीजिए 1000 रुपये ए ने लिए, पीएनबी में जमा किए और बी को बैंक ने दिए। अब बी यहाँ पर बैंक में काम, बी का बैंक से लेना देना ही नहीं है, तो मनी मल्टीप्लायर तो यही रुक गया ना। मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि कब होगी, वृद्धि जब होगी जब बी यानी जब लोग कंटिन्यू बैंकों में अपना ट्रांजैक्शन करते रहे, तब मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होगी, वरना नहीं होगी, रुक जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है मनी मल्टीप्लायर में मुद्रा गुणक में वृद्धि कब होगी, तो मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी। अगर बी यहाँ पर रुक जाता है तो नहीं होगी, लेकिन बी अपनी आदत के मुताबिक बैंकों में काम कराना शुरू करता है, बैंकों से ट्रांजैक्शन करता है, तो सी को भी पैसा मिलेगा। सी यहीं पे रुक जाएगा तो पैसा यहीं 1000 रुपये में इतना ही फायदा होगा, इतना ही गुणक होगा। लेकिन सी भी कंटिन्यू बैंकों से ट्रांजैक्शन करता है, तो वह पैसा और घूमता रहेगा, है ना। तो इसमें वृद्धि कब होती है, जब लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, तो वहां भी हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो मुद्रा गुणक आपको अच्छे से पढ़ भी लेना है, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश भी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। वापस देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी किसी चीज की मांग ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो महंगाई बढ़ती है ना, उसे कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। या उसमें वृद्धि कब होती है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जब मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, कौन सी स्थिति होती है। तो देखते हैं, विस्तारकारी नीतियां, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, या इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर। पहले देखिए विस्तारकारी नीतियां। अगर हम बात करें विस्तारकारी नीतियां दो तरह की हो सकती है। नीतियां एक तो होती है, आपको पता होगा, एक तो होती है मौद्रिक नीति, एक होती है राजकोषीय नीति।
तो महंगाई देखिए कब बढ़ेगी, है ना, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। कब इस तरह से महंगाई बढ़ेगी कि मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। इस विस्तारवादी नीतियां हम देखें। विस्तार कब होता है? जब या तो सरकार अपना व्यय बढ़ाती है, सरकार अपना व्यय बढ़ाती है, नई नई परियोजनाएं शुरू की, कोई योजनाएं शुरू की, उससे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो क्या होगा, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, और डिमांड क्रिएट करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। इसी को तो कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है। और दूसरा विस्तारकारी के कर में कमी कर देगी सरकार, जो टैक्स है, टैक्स रेट को कम कर देगी। पहले जहां पर कोई व्यक्ति 10% कर देता था, समझो 1,000 रुपए पर 10% टैक्स लगता था, तो वो उसके पास कितने बचते थे खर्च करने के लिए? 900 रुपए। अब 10 की जगह 5% कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अब उसके पास कितने बचेंगे? 950। तो उसके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने वाली इनकम बढ़ गई, तो वो खर्च भी ज्यादा करेगा, यानी डिमांड क्रिएट करेगा। डिमांड क्रिएट करेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया। मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या कर सकता है? बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। जो लोन लेने की दर अगर वो कम हो गई तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। सारा मैटर घूम फिर के डिमांड और सप्लाई पे जाके टिकता है। ठीक है। तो जब ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे तो मुद्रास्फीति होगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह की नीतियां होगी। तो अब हमने देखा, अगर सरकार विस्तारवादी नीतियां अपनाती है तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आती है, पहला ऑप्शन। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है राजकोषीय प्रोत्साहन। इसी को तो राजकोषीय प्रोत्साहन कहते हैं। सरकार अपने खर्चे को बढ़ा दे और अपने टैक्स की दरों में कमी कर दे, तो राजकोषीय प्रोत्साहन भी है। जब आप 1 और 2 पर जाते हैं तो 1 और 2 यहां पर नहीं है, तो एक ऑप्शन आपका कट गया। मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी इंडेक्स, इसको हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये मजदूरी से रिलेटेड है। और जैसे आपको मजदूरी मिल रही है 100 रुपए और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, 6% या 5% इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी जो सामान पहले 100 रुपए का आता था वो अब कितने का रहा है? 106 का। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इसमें 6% और इसको दे दिया जाता है ताकि जितना सामान ये पहले खरीद पा रहा था उतना ही सामान ये अब खरीद पाए। तो उसकी मजदूरी में महंगाई को एडजस्ट कर देते हैं। तो इससे तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी क्योंकि पहले भी वो उतना ही सामान खरीद रहा था, अब भी उतना ही सामान खरीद रहा है। डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तीसरा हटा देते हैं सर। तीसरा जैसे ही हटाया तो आपके 2 ऑप्शन और कट गए और आपके पास निकल के आया केवल 1, 2 और 4। 4 कहता है उच्च क्रय शक्ति। उच्च क्रय शक्ति का मतलब लोगों की परचेजिंग पावर, यानी वही लोगों के पास पैसा ज्यादा चला गया तो उनकी क्रय करने की, खरीदने की शक्ति बढ़ गई। इसी को तो उच्च क्रय शक्ति कहते हैं। बढ़ती ब्याज दर, हमने यहाँ पे बात की थी, जब मौद्रिक नीति के अनुसार ब्याज दर को कम किया जाएगा तो मांग क्रिएट होगी। लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग सोचेंगे कि यार ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो लोन नहीं लेते हैं। लोन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं जाएगा, पैसा उनके पास कम रहेगा तो वो कम मांग क्रिएट करेंगे, कम मांग क्रिएट करेंगे तो मुद्रास्फीति भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर आपको इंटरेस्ट आना शुरू होता है तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं तो फिर आपका यूपीएससी थोड़ा टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, यूपीएससी इकोनॉमिक्स को आप समझ सकते हैं, यूपीएससी के रास्ते में कांटे और फूल जो एक साथ होते हैं ना, वो है इकोनॉमिक्स। अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो ये फूलों की तरह आपका रास्ता क्लियर करेगा। और अगर आप इसे नहीं समझ पाते हैं, आपको दिक्कत होती है, तो फिर ये आपकी राह का कांटा बनने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और अगर हम पेपर 3 में बात करें तो पेपर 3 में भी इसका वेटेज, मेंस में पेपर 3 में भी इसका वेटेज बहुत ही अच्छा खासा है। तो इकोनॉमिक्स तो आपको आना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है खुदरा निवेशक
डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। हाँ, एक स्कीम लाई गई थी इसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। और रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई थी खुदरा निवेशकों को डीमैट खातों के माध्यम से डायरेक्ट प्राथमिक बाजार में, जो प्राइमरी मार्केट है, उसमें ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के जो ऋण बॉन्ड है उनमें निवेश करने की फैसिलिटी उनको दी गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। स्कीम का नाम था रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आरबीआई की स्कीम थी रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इसके अंतर्गत ऐसी सुविधा निवेशकों को दी गई थी, अपने डीमैट खातों से वह प्राइमरी मार्केट से ही चीजों में निवेश कर सकते थे। ठीक है। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। यानी सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापार से संबंधित जो व्यापार करती है आरबीआई, वो किस मंच के द्वारा करती है? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और जब आप देखते हैं एक और दो दोनों सही है, तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आता है जिसमें एक और दो दोनों है, यानी तीसरा हम काट देते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया गया है। इसका जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें कोई भूमिका नहीं है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और कुछ बैंक्स और हैं जिनमें इसके संयुक्त प्रवर्तन के बारे में बात की है, लेकिन आरबीआई का रोल इसमें नहीं है। तो तीसरे को हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, और ऑप्शन बी एक और दो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाटर क्रेडिट क्या है उसके बारे में हमें बात करनी है। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र के कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त संसाधनों को लागू करता है, यानी जल और स्वच्छता के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग टूल के बारे में बात करता है। कौन? वाटर क्रेडिट। तो बिल्कुल ठीक बात है, हालांकि इसे थोड़ा टफ कहा जा सकता है, और जैसा मैंने कहा यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन माना जाएगा। बिल्कुल 100% करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। इसे प्रारंभ किया गया है water.org संस्था के द्वारा, ना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के द्वारा यह शुरू नहीं किया गया। तो दूसरा हम गलत करते हैं, और वही बात, जैसे आप दूसरा गलत करेंगे आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। इससे ही तो कहते हैं पिछले इतने सारे क्वेश्चन से हम क्या देख रहे हैं? द जॉय ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेट करने का जो मजा है उसको लेकर हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो मजा हमें देखने को मिल रहा है, द जॉय ऑफ एलिमिनेशन। तो यहाँ पर तीसरा भी पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? निर्धन व्यक्तियों को सहायिकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? आपको पता है आरबीआई को हम क्या कहते हैं? अंतिम उधारदाता। तो अंतिम उधारदाता के रूप में आरबीआई का क्या क्या कर्तव्य है वो पूछ रहा है, यानी क्या क्या इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। क्या आरबीआई डायरेक्ट किसी कंपनी को या किसी व्यापारी को लोन देता है? क्या नहीं देता। आरबीआई तो सरकारों का बैंक है ना, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, तो नहीं देता। और जब हमने समुद्र मंथन वीडियो किया था इंडियन इकोनॉमी का, तो मैंने आपको कहा था आरबीआई को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और आप देख रहे हैं आरबीआई के 2 सालों में 3 से 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है,
तो ये बात तो नहीं है अंतिम उधारदाता के रूप में, पहला हटा देते हैं। तो एक ऑप्शन हटाए, चलो कोई बात नहीं। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। हाँ, जब बैंकों के पास थोड़ा कुछ समय के लिए मिसमैच हो जाता है तो बैंकों को देती है आरबीआई लोन। यहाँ पर ये वाली बात ठीक है, इसलिए उसको अंतिम उधारदाता कहते हैं, सही बात है। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। देखो, आरबीआई सरकारों को ऋण तो देता है, लेकिन क्या सरकार के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या ऋण लेने के लिए? है ना भाई, सरकार के लिए सिक्योरिटीज जारी करता है आरबीआई, सरकार लोगों से पैसा ले सकती है, तो सरकार के लिए आरबीआई अंतिम उधारदाता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस वाली विशेषता में हम इसे नहीं रखेंगे। ठीक है ना, तो तीसरा भी हम हटा देंगे, और जैसे ही तीसरा हटाया तो हमारा आंसर निकल के आया केवल 2, क्योंकि सरकार जो उधार लेती है वो आरबीआई से भी ले सकती है और लोगों से भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि आरबीआई से उधार ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। हो सकता है आप इसके कंफ्यूजन में 2 और 3 को मार्क कर दें, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम उधारदाता वाली बात हो चुकी है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, फिर से आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार ही करती है। तो पहला 3 में है, एक ऑप्शन हमारा हट गया है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। क्या संविधान में आरबीआई के बारे में कुछ प्रावधान किया गया है कि सरकार आरबीआई को किस तरह के रेगुलेशंस के लिए किस तरह की डायरेक्शंस देगी? नहीं, ये जो शक्ति मिलती है वह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, इसकी जो धारा 8 है उसके तहत सरकार को मिलती है। संविधान में ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जब आप दूसरा भी हटाते हैं तो आपके 2 ऑप्शन और हट जाते हैं और पहला और तीसरा आपका आंसर निकल के आता है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त कर सकता है। जो आरबीआई के गवर्नर की जो शक्तियां हैं वो उसे कहां से मिलती है? आरबीआई एक्ट 1934 से उसको प्राप्त होती है। ये वाली बात आपको ध्यान में होनी ही चाहिए। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? जब आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो डिमांड भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर कंपनियां या जो फैक्ट्रीज है वो माल बना भी नहीं रही है। इस तरह से अर्थव्यवस्था एक मंदी के दौर से गुजर रही है। मेन पॉइंट क्या है? लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उससे निकलने के लिए क्या करेगी सरकार? सरकार करेगी कि सरकार लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी? लाइन में खड़ा करके बांटेगी तो नहीं। सरकार अपनी योजनाएं, नई नई योजनाएं लाएगी, नए निर्माण कार्य करेगी, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा जाएगा, वो डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड क्रिएट होगी तो कंपनियां अपना सामान बनाना शुरू करेगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था का सर्किल चलना शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहा है मंदी के समय से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे उपयुक्त काम क्या करना चाहिए? कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि। कर की दरों में कटौती करनी चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा बचे, लेकिन ब्याज दरों में अगर आप वृद्धि कर देंगे तो लोग लोन नहीं लेंगे। तो ये वाली बात तो ठीक है, ये वाली बात गलत है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। सरकार अपनी परियोजनाओं पर जो खर्चा करती है उस खर्चे में वृद्धि करनी चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। ये होगा हमारा आंसर। कर की दरों में वृद्धि, अगर दरों में वृद्धि करेगी तो फिर से डिमांड क्रिएट नहीं होगी, लोगों के पास कम पैसा बचेगा। और ब्याज की दरों में कमी करनी चाहिए। ये दोनों को अपोजिट कर दिया और इसीलिए दोनों ही गलत हो गए।
इसकी ये वाली बात गलत थी, ये वाली बात सही है, इसकी ये वाली बात सही थी, ये वाली बात गलत है, तो दोनों गलत हो गए। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी नहीं करेगी ना, बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा जाए। ओके, हाँ, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन लगा ये, कुछ ज्यादा खास बात थी नहीं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। अगर कुछ बातें सेम रहे तो किसी वस्तु की मांग कब बढ़ सकती है, कुछ कंडीशंस दी हुई है। इसकी स्थानापन्न वस्तुएं, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट, यानी आप कह सकते हो कि एक तरफ चाय है और एक तरफ कॉफी है, ठीक है। लोग चाय और कॉफी को एक दूसरे के तौर पर पीते हैं, जैसे चाय पीने वाला कभी कॉफी पीता है, कभी कॉफी पीने वाला चाय पीता है ना। तो हो सकता है परिवार के 3 लोग चाय पीते हों और परिवार के 2 लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। ऐसा हो रहा है कि कॉफी की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे, घर के लोग कहेंगे धीरे धीरे ये लोग भी, यार कॉफी महंगी हो रही है, अपन भी चाय पीना शुरू करेंगे। तो अब 5 लोग चाय पीना शुरू कर दिए, तो चाय की मांग बढ़ गई ना, है ना। तो ये यही कह रहा है कि अब किसी वस्तु के लिए बाजार मांग कब बढ़ सकती है, अगर किसी की स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। वृद्धि हुई थी कॉफी की कीमत में, मांग बढ़ गई चाय की, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक कहां पर है, 3 में एक है, तो दूसरे को हमने हटा दिया। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। पूरक वस्तु का मतलब हुआ कार और पेट्रोल, यानी पूरक का मतलब अगर आप कार लोगे तो पेट्रोल तो उसके लिए जरूरी है ही है, ठीक है। तो अगर आप एक बात समझिए, अगर पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, पेट्रोल की कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो लोग कार कम खरीदेंगे। सही बात है ना, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, कार तो चलो ले लेंगे, पेट्रोल का खर्चा कैसे सस्टेन करेंगे। तो उसके लिए इसकी वैल्यू इसकी बढ़ी है, मतलब में महंगाई पेट्रोल में बढ़ी है, लेकिन कार की मांग में कमी आई है। ये वृद्धि की बात कर रहा है, तो यहाँ तो कमी आ रही है, तो इसको हम हटा देंगे। और जब हम 2 को हटाते हैं तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया, ठीक है। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। घटिया किस्म की वस्तु होने का मतलब यही है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इसकी आय में कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है ए, 5,000 रुपये कमाता है, तो ये जो यूज करता है वो यूज करता है वनस्पति घी, जिसे हम डालडा कहते हैं ना, वनस्पति घी। अब इसकी इनकम बढ़ी एकदम से 8,000 रुपये हो गई, तो इसके मुकाबले ये अब क्या करेगा, ये देशी घी लेना शुरू करेगा। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ने से डिमांड कम होती है, वैसे हम नॉर्मल वस्तुओं में क्या देखते हैं, आय बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब आय बढ़ने से डिमांड कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, घटिया वस्तु कहते हैं, इंफीरियर गुड्स कहते हैं, घटिया वस्तु। तो यहाँ पर मांग बढ़ेगी नहीं, मांग कम हो जाएगी, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। और जब तीसरा हम हटा देते हैं तो सी भी हमारा चला गया, हमारा आंसर होगा केवल 1 और 4। यदि किसी वस्तु की कीमत भी घट जाती है तो भी उसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। प्राइस वाला तो सिंपल सा है, अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ओके, भारत में शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकिंग को बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में शहरी सहकारी बैंक राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। अगर यूसीबीज के विनियमन की बात करेंगे तो आरबीआई करता है,
और कुछ पावर्स राज्यों के पास है। तो आरबीआई के पास ज्यादा पावर्स है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्थानीय मंडलों के द्वारा इनका पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है। पूरी तरह से तो ये सही नहीं है, और स्थानीय मंडलों जैसी चीज भी कोई नहीं है। तो जैसे ही आपने एक हटाया तो आपका आंसर आ गया। फिर से द जॉय ऑफ इलिमिनेशन क्या है? वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। हाँ, अभी एक 2020 में एक संशोधन लाया गया था, उसमें उन्हें यह शक्ति दी गई थी कि वे अपने संचालन के लिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जारी कर सकते हैं। वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। इसमें संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। किसको? उन्हें, यानी यूसीबीज को 1966 में एक संशोधन करके बैंक कार्य विनियमन अधिनियम यहाँ पर आएगा, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुआ। अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 हमारे सही हैं, पहला हमने गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन बस होने ही वाला है, करीब 15 क्वेश्चन 2021 में थे इंडियन इकोनॉमी के, तो 10 तक हम पहुंच चुके हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, यानी भारत की जो सिक्योरिटीज है उन पर जो प्रतिफल, इसे हम यील्ड भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे यील्ड कहते हैं। यील्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? तो हमें जो बॉन्ड पर पैसा मिलता है, यानी इंटरेस्ट भी जो मिलता है, वो किस किस से प्रभावित होता है? यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्यवाही, अगर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व कोई भी कार्यवाही करता है, इंटरेस्ट रेट में कमी या ज्यादा करता है, तो भारत के सिक्योरिटीज पर असर तो पड़ेगा ही। असर कैसे पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज की दरें बढ़ा दी तो पैसा वहां चला जाएगा। अगर पैसा वहां चला गया तो भारत की जो सिक्योरिटीज है, भारत की जो प्रतिभूतियां, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि निवेशक सारे अमेरिका की तरफ चले गए, और जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसके प्रतिफल में तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे। इसी का उल्टा कर लो, अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो भारत के उसकी डिमांड बढ़ जाएगी सिक्योरिटीज की, क्योंकि सारे निवेशक इधर आने की कोशिश करेंगे, और जब निवेशक इधर आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रतिफल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका फर्क तो पड़ेगा, पहला तो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही भी डिपेंड करती है। अगर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करती है, तो कम करेगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो लोग सिक्योरिटीज की डिमांड करेंगे तो उसका प्रतिफल कम होगा। ठीक है, आरबीआई अगर बढ़ा देती है इंटरेस्ट रेट तो लोग कम लोन कम लेंगे तो उनके पास पैसा कम रहेगा तो वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे नहीं, तो उसकी प्रतिफल उसका बढ़ेगा। इस तरह से हमें देखनी पड़ेगी चीजें। सही है। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर, मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर के बारे में भी इसी तरह की चीजें होंगी, क्योंकि मुद्रास्फीति भी हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, और ब्याज दरों के बारे में भी हमने बात की कि ब्याज दरों से भी इसका फर्क पड़ेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों से यहाँ पर हमारा जो प्रतिफल है, सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल, उस पर इम्पैक्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति तो देखो हर जगह प्रभाव डालती ही है, उसके बारे में तो हमें देख लेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, संपरिवर्तनीय बॉन्ड वही हो गए जो हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं। यानी पहले बॉन्ड थे, ऋण पत्र थे, बाद में वो अंश बन जाते हैं जब हम उन्हें कन्वर्ट करवा लेते हैं। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां और अनिवासी विदेशी जमा। पूछ रहा है उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो इनमें से किसे एफडीआई में सम्मिलित कर सकते हैं? तो एफडीआई का मतलब क्या होता है? भारत की कंपनियों में निवेश करना। यदि अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें कोई भी निवेश करो तो वो एफडीआई में आता है। और अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अगर है, तो इसमें अगर 10% शेयर खरीदता है या उससे ज्यादा, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। तो किसे कहेंगे? इनमें से एफडीआई में क्या क्या शामिल हो सकता है? विदेशी मुद्रा में जो संपरिवर्तनीय बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है। आप कहेंगे सर बॉन्ड को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्टेबल है, उनको इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम एफडीआई के अंतर्गत रखेंगे। और रही बात परसेंटेज की, तो हो सकता है ये यहाँ पर 10% या उससे ज्यादा हो, या अगर अनलिस्टेड कंपनी का है तो उससे कम भी हो सकता है, कुछ शर्तों के साथ। विदेशी संस्थागत निवेश, ठीक है, तो विदेशी संस्थागत निवेश को यूं तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम 10% से ज्यादा करने की शर्त रखें, तो उसे एफडीआई में शामिल किया जा सकता है, इसे भी किया जा सकता है। और जो जीडीआर होता है, वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी, वही जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें करना होता है, या भारत की कोई कंपनी जब क्या करती है, भारत की कोई कंपनी जब विदेशों में जाती है, विदेशों में अपने शेयर जारी करती है, तो वहां पर डायरेक्ट शेयर ना देकर वहां के किसी बैंक से कांटेक्ट होता है, वह बैंक कंपनी के शेयर रखता है और वह एक डिपॉजिटरी रिसीट जारी करता है, तो उसे हम जीडीआर कहते हैं। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शामिल करेंगे। लेकिन जो अनिवासी विदेशी जमा है, जो एनआरआई के द्वारा जमा किया जाता है भारत में, वह तो उसके बैंक अकाउंट में जमा है ना, वह तो एक तरह से ऋण है हमारे पास उसका, तो इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। तो चौथे को हटाओ, दो हट गए, तीसरा, केवल तीसरा नहीं है, एक, दो और तीन हमारा तीनों सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, मुद्रा के अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन का प्रभाव क्या होगा? विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। हमने देखा जब रुपया गिरता है तो हमारा विदेशी मामलों में, क्योंकि उनके लिए आसान हो जाता है हमारा सामान खरीदना, ठीक है, तो यहाँ पर बात ठीक है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को ये बढ़ाता है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य घट जाता है। देखो कैसे, अगर $1 50 का था, इसमें अवमूल्यन हुआ तो $1 60 का हो गया। तो हमने क्या कहा? घरेलू मूल्य बढ़ा या घटा? नंबर में आपको लग सकता है कि बढ़ा, लेकिन जहां पहले $1 50 में हम खरीद लेते थे, अब हमें 60 देने पड़ते हैं, तो हमारे मूल्य का, हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो गया, ठीक है, तो इसे हम गलत कर देंगे। और जब दो को गलत करते हैं तो दो ऑप्शन हट जाते हैं, और पहला तो हमारा सही है। जब हमें पता है पहला सही है, तो फिर केवल 3 वाला भी कैसे होगा? हमारा आंसर निकल के आ जाता है केवल 1। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, यह हो सकता है हमें लगे, लेकिन क्योंकि हमारे निर्यात, हमारे मूल्य में वृद्धि के साथ में उनकी मात्रा हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाते, इसलिए व्यापार संतुलन नहीं होता। और जब हम आयात की बात करते हैं, तो हमारे आयात तो लगभग फिक्स रहते हैं। जैसे हम अगर तेल की बात करें, तो तेल तो भारत को मंगाना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही रुपया गिरे या रुपया उठे, ठीक है, वो तो जरूरी है। तो अगर वो नहीं आएगा तो हमारा काम चलेगा नहीं। इसलिए पहली नजर में आपको लग सकता है कि व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, लेकिन सिर्फ रुपया गिरने से व्यापार संतुलन में इतना सुधार नहीं आ पाता। तो यहाँ पर हम केवल 1 को रखेंगे। इसीलिए आपको ऑप्शन भी उसी तरह के दिए गए थे कि आप एलिमिनेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने नहीं दिए ऑप्शन, ऑप्शन यूपीएससी ने दिए थे। अगली बात करते हैं, भारत में काले धन
ब्लैक मनी के सृजन में निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी वो होता है जिस रुपए पर आपने सरकार को कर नहीं दिया है। यानी सरकार, आपने कमाए 2 लाख, आपने दिखाया 1.5 लाख और 1.5 लाख पर कर दिया, बाकी का जो 50,000 आपने अंदर रख लिया उस पर आपने कर भी नहीं दिया, तो वो आपका ब्लैक मनी हो गया। ठीक है, तो ब्लैक मनी सर्जन में कौन कौन से प्रभावों से भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? हाँ, कौन सा प्रभाव जो है सबसे ज्यादा भारत सरकार को चिंतित कर सकता है? तो देखिए, अगर कर नहीं जा रहा है तो भारत का राजस्व कम होगा, राजस्व कम होगा तो भारत विकासात्मक कार्य कम कर पाएगा, तो हमारा आर्थिक विकास कम होगा। तो ब्लैक मनी से जो सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है वो ये होता है कि भारत का जो रेवेन्यू है वह कम जनरेट होता है। ठीक है, जो कि ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो कर अपवंचन से, यानी कर में चोरी के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होती है। ठीक है, क्योंकि आपने कमाए तो ज्यादा है, आप पैसा सरकार का जो हिस्सा है वो कम दे रहे हैं, तो राजस्व की हानि सरकार को होती है। स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। अगर आप ब्लैक मनी से कुछ लग्जरी चीजें खरीदते हैं या कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उससे चलो कुछ, हालांकि वो भी सरकार के लिए ऐसा ही है कि आपने उस पर कर नहीं दिया, लेकिन उससे कुछ मांग वगैरह क्रिएट तो होती है। डिमांड सप्लाई का एक रोटेशन तो चलता है, कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, हो सकता है वो लोग उस पर कर अदा करें, तो इस तरह का एक रोटेशन चलता तो है। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। आप ये भी क्रय करते हैं तो व्यवसाय तो चल रहा है किसी का, जो जवाहरात वाला व्यक्ति है, जो सराफ है ना, जो ज्वेलर्स है, उनका रोजगार तो चल रहा है। हालांकि ये चीजें भी ठीक नहीं है। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे जाते हैं एवं क्षेत्रवाद का विकास। क्षेत्रवाद का विकास का क्या मतलब हुआ? क्या सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही काला धन पाया जाता है क्या? काला धन तो हर व्यक्ति के घर में पाया जा सकता है अगर वह कर चोरी कर रहा है तो इससे क्षेत्रवाद जैसी कोई भावना का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे गलत कर देंगे। कर अपवंचन के कारण भारत सरकार के राजकोष में रेवेन्यू की कमी हो जाती है, राजकोष की कमी हो जाती है, वह एक बड़ा कारण हमारा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति पैदा कर सकता है? सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। देखिए, मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा चला जाएगा तो वो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करेंगे और चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, सार्वजनिक ऋण की चुकौती से भी लोगों के पास पैसा तो जाता है और डिमांड क्रिएट होती है, हो सकता है मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। हमारा बजट घाटा हुआ और जनता से उधार ले लिया तो जनता के पास तो पैसा कम हो गया ना, उससे मुद्रास्फीति तो नहीं बढ़ेगी, इसे तो गलत कर देते हैं। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, वही बात हो गई, बैंकों के पास पैसा होता है तो बैंक जनता को देता है, बैंकों से सरकार ने उधार ले लिया तो अब बैंक जनता को क्या देगा? पैसा नहीं जाएगा जनता के पास, तो मुद्रास्फीति, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो हटा देते हैं इसको भी। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। नई मुद्रा को अगर आप छपाते हैं आरबीआई के थ्रू सरकार, तो फिर से वही मनी मल्टीप्लायर होगा, 1000 रुपए के 10,000 रुपए बनेंगे, है ना। तो इस तरह से लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी चला जाएगा और वहां पर सबसे ज्यादा कारक मुद्रास्फीति का सबसे इंपॉर्टेंट कारक ये बन जाता है और फिर इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। इसको तो आप फिर भी कंट्रोल कर लेते हो, आपने तो एक्स्ट्रा मनी छाप दिया भाई अलग से, तो मुद्रास्फीति तो बढ़नी थी। ओके, हाँ, तो यहाँ पर डी होगा हमारा सही आंसर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पिछले 2 सालों के कंप्लीट हो गए और लगभग 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट आपके इस वीडियो को हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपकी सुविधा को देखते हुए इसे लंबा किया है।
गले में परेशानी है, वरना छोटा भी कर सकते थे, लेकिन आपकी सुविधा इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम डेडिकेटेड है आपके लिए, और 7 सालों का ये जो सफ़र रहा है, इसमें आपने देखा है कि आज़ाद ग्रुप आपके लिए ही डेडिकेटेड रहा है। तो ये सफ़र तो चलता रहेगा। अगर आपको लगता है फिर भी इतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो आप बताइए, अगले वीडियो से हम शॉर्ट कर देते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, करंट अफेयर्स पे भी नज़र रखिए, बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए। समुद्र मंथन का वो वीडियो जरूर देखना, उससे आइडिया लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कोविड का समय वापस आने लगा है, तो अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क वगैरह का यूज़ करें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन करें लोगों से। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।